ओके, लेट्स बिगिन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड, पॉलिनोमियल्स, तो मैं वापस से एक बार अपने 2 दिन में जो हमने किया है उसको एक बार रिकॉल करूँगा। मैं वापस से देख लेते हैं। हमने देखा था पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो हमने क्या जाना था कि पॉली वर्ड आता है जो नंबर को शो करता है, और मियल्स जो होते हैं वो टर्म्स को शो करता है। तो टर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो क्या होता है, वो कैटेगरी जो होती है वो पॉलिनोमियल कहलाती है। फिर हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल्स जो है ये आया कहाँ से। एक्चुअली मैथ्स के अंदर एक सबसे बड़ी ब्रांच होती है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, ये सब आते हैं। तो पॉलिनोमियल्स उस एलजेब्रा का सबसे बड़ा पार्ट है। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या हुआ, फिर हमने देखा था कि कितनी कैटेगरीज होती है पॉलिनोमियल्स जो है उसमें, किस तरीके से सब चीज़ों को डिवाइड कर रखा है। तो फिर हमने ये देखो, तो फिर हमने क्या अलग अलग कैटेगरीज जानी थी। हमने देखा था कि भाई कि अगर हमें ना नंबर ऑफ़ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म्स आती हो। ठीक है, उसमें डिग्री मायने नहीं रखती, उसमें केवल ये होना चाहिए कि एक अकेली टर्म दिखे। अकेली टर्म है तो वो क्या होता है, मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल और मियल मतलब टर्म। बाइनोमियल, बाई हमेशा बाई डाई ये नाम सुना होगा, ये प्रीफिक्स हमेशा 2 के लिए लगता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 टर्म आती है, तो बाइनोमियल। फिर आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या आ जाता है, तो जितने भी ट्राइनोमियल है, मतलब 3 टर्म वाले, 4 टर्म वाले, 5 टर्म, वो सब इसको पॉलिनोमियल के अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉलिनोमियल वर्ड आया था। और होते क्या है ये अलजेब्रा, क्या चीज़ होती है, अलजेब्रा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। मतलब कि हर चीज़ जो है, हर सिस्टम जो है वो वर्क करता है फंक्शन के रूप में। जो हमने हमेशा मैथ्स में 2 चीज़ें की, एक तो प्रैक्टिकल जो भी जिसमें हम ग्राफिकल है ना ये यूज़ करते हैं मेथड, और एक होता है थ्योरी। तो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा पॉलिनोमियल आता है, अलजेब्रा आता है, और ग्राफिकल में हमारे हमेशा क्या आता है, ग्राफ आता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का हम ग्राफ बना सकते हैं, तो उसी तरीके से हर सिस्टम का हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली एल्जेब्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, फंक्शन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो वेरी नहीं करते, और वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम इन पे डिपेंड रहते हैं, ये बदलेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन बदलेगा। ठीक है, और कांस्टेंट क्यों आते हैं कभी कभी, क्योंकि हर चीज़ आइडियल नहीं होती, जैसे कि हम जानते हैं सिस्टम में कई बार एरर होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, तो इस कारण से वहाँ पे कांस्टेंट भी साथ में आते हैं। फिर हमने देखा अगला कैटेगरी के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में हमने क्या देखा था कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होता है जब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है, जैसे यहाँ नोट करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री हमें 2 दिख रही है, पावर 2 दिख रही है, तो वो डिग्री क्या हो गई, 2। और ये क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला था हमारा लीनियर इक्वेशन, जिसकी हमेशा ग्राफ कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। उसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो हमने 8th-7th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, केवल पूरे फंक्शन में एक ही वेरिएबल होता है और साथ में कोई कांस्टेंट होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो, लेकिन कई बार आता भी है। तो एक ही वेरिएबल होना ये मेन चीज़ है। ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर हमेशा कुछ नहीं होती है, मतलब कि 1 होती है। ठीक है, जैसे हमने ये वेरिएबल लिखा तो उसकी पावर में कुछ लिखा है नहीं, तो इनडायरेक्टली वो क्या है, 1 है। तो जब भी किसी की डिग्री हमारी 1 होती है हाईएस्ट, वो क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। फिर 2 वेरिएबल देखा है, 2 वेरिएबल जो हमारे 9th में भी था और अब भी आ रहा है 10th में। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, इसमें हमेशा 2 वेरिएबल आ जाते हैं, एक्स वाई आ गया, ए बी आ गया, पी क्यू आ गया, एस टी आ गया, कुछ भी आ सकते हैं। तो 2 वेरिएबल आ जाता है, तो 2 वेरिएबल जब भी आते हैं तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब लीनियर क्यों बोला, क्योंकि इनकी दोनों वेरिएबल की पावर देखो 1 1 है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, तो ऑब्वियस है, वो अगर डिग्री 1 पे डिपेंड करता था तो ये किस लिए होगा, डिग्री 2 पे। मतलब किसी की भी टर्म में अगर है ना पावर 2 आ रही है हाईएस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। भले सिंगल टर्म हो, 2 टर्म आए या 3 टर्म आए, वो हमेशा हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, और पैराबोला हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है कि एक यू शेप दिखता है, या तो अपर पैराबोला मतलब ऊपर की तरफ यू जाता हुआ दिखता है, और लोअर पैराबोला मतलब नीचे की तरफ जाता दिखता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर हमने देखा क्यूबिक। क्यूबिक पे क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म ये हमने देखी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
यहाँ पे हमेशा डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट 3 होती है, तो इसलिए इसको क्यूबिक बोलते हैं। और इसका ग्राफ वैसे देखे तो है ना, इसका कुछ भी ग्राफ हो सकता है, लेकिन जैसे कि डिग्री 3 है तो हमने ये देखा कि इसका ग्राफ जो होता है वो नॉर्मली कुछ इस तरीके से बन सकता है, जिसमें वो क्या करे, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करे, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। तो ये हमने देखा। फिर हमने क्या जाना था, फिर हमने देखा था कि अगर कोई आपको, जैसे 10th क्लास में हमारे बोर्ड के अंदर कई बार ऐसे, जैसे पिछली बार जब MCQs आते थे तो उसके अंदर इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, क्या कि अगर मान के चलो कि कोई x की एक वैल्यू है k, अगर हम कहते हैं कोई फंक्शन है px और उस फंक्शन में अगर हम x इक्वल टू k जो है वो पुट करें और वो फंक्शन पूरा जो है उस x की वैल्यू k पे 0 हो जाता है, पूरा फंक्शन x की वैल्यू k पे 0 हो जाता है, पूरा फंक्शन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब x इक्वल टू k जो है वो क्या कहलाता है, उस फंक्शन का 0 कहलाता है। तो 0 वर्ड कहाँ से आया, 0 का मीनिंग था कि जब हम कभी भी किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू डालें जिससे वो पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऑब्वियस है, तो फिर वो क्या होगा, वो वैल्यू x की क्या कहलाएगी, ज़ीरोज़ कहलाएगी। और फिर हमने बाद में ग्राफिकली पढ़ा था, फिर हमने ये देखा कि ग्राफ में उसको कैसे देखा जाता है, तो किसी भी फंक्शन के अलग अलग ग्राफ बनते हैं, तो जितनी बार x को वो कट करेंगे, नोट करना मैंने बोला था केवल x को कट करना, तो जितनी बार वो x को कट करेंगे वो उसके क्या कहलाते हैं, ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो ग्राफिकली ऐसे पता करते हैं, और इससे हम ये भी बता सकते हैं जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही डिग्री होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं तुम्हें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो डिग्री के बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिग्री से ज़्यादा नहीं होंगे, डिग्री से कम भी हो सकते हैं लेकिन डिग्री से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होते हैं, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो जैसे मान के चलो यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 4, तो प्रैक्टिकली सोचो, इसको देख के क्या लगता है कि ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई 2 ज़ीरोज़ ऐसे हो जो सेम आ जाए, तो इनडायरेक्टली तो हम 3 ही ज़ीरोज़ काउंट करेंगे ना, तो 3 ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, तो इस हिसाब से हमने क्या देखा कि जितनी डिग्री होती है कई बार उससे कम ज़ीरोज़ भी निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होता है वो हमेशा डिग्री के बराबर हो सकता है और डिग्री से कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर हमने आगे क्या देखा था, क्वाड्रेटिक का देखा था, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म देखी थी ax² + bx + c = 0। फिर हमने उसके अंदर देखा कि 3x² - 7x + 2 = 0, हमने एक इक्वेशन ली, उसके अंदर हमने इस जनरल, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, इस फॉर्मेट में होती है, जनरल रखनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, ABC। तो नोट करो, जो साइन हमेशा किसी के साथ होता है वो उसके साथ लिया जाता है, ऐसे नहीं कि b की वैल्यू तुम मान लो 7, नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a = 3 होगा, कंपेयर करो तो b = -7 होगा और c = 2 होगा। अब इन तीनों का हमने क्या किया, फिर हमने जाना था कि ज़ीरोज़ जो होते हैं क्वाड्रेटिक के, हमें पता है डिग्री कितनी 2 है, तो ऑब्वियस है 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो है ना, कह रहे मैथमेटिकली यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ये 2 लेटर यूज़ किए जाते हैं ज़ीरोज़ को लेट करने के लिए, तो हमने लेट कर लिया कि इसका 2 ज़ीरोज़ है, तो एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, तो हमने इसको ज़ीरोज़ मान लिए थे। फिर ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा था कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। जैसे कि हमारे सेकंड एक्सरसाइज जो थी उसमें यही था कि हमें क्या करना होता है, कि ज़ीरोज़ निकालने होता है और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है ज़ीरोज़ और उनके है ना कोफिशिएंट्स के बीच में। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ हैं, तो तुम्हें पता हो तो हम ज़्यादातर किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जैसे x² - 5x - 6, तो x² - 6x + x - 6 = 0। अब ये कैसे आता था कि भाई जो कांस्टेंट टर्म होती थी, अगर x² के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो फिर डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म को क्या किया जाता था, फैक्टर किया जाता था। तो 6 के फैक्टर क्या होता है, 2 × 3, और एक होता है हमारा 6 × 1, तो यहाँ पे 2 × 3 नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है। अगर मैं -2 -3 करके जाता हूँ तभी मेरा -5 आएगा, लेकिन -2 × -3 प्लस का 6 होता है, जबकि यहाँ पे -6 है, तो इसका मतलब हम 2 और 3 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे,
6 इंटू 1 लेंगे, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 लिया। तो नोट करो यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा निकल के आता था एंड में, x प्लस 1 और x माइनस 6। तो ध्यान से देखो, जब हम दोनों को इक्वल करते थे जीरो के, तो x यहाँ से हमें अल्फा मिलता था x इक्वल टू -1, और यहाँ से बीटा मिलता था, दूसरा जीरो मिलता था x इक्वल टू 6। तो ये जिस साइन के दिख रहे हैं, नोट करो x के साथ उनके अपोजिट साइन में रखे हुए हैं। ध्यान से देखो, जिस साइन के जीरोज आए हैं उसके अपोजिट साइन में वो x के साथ रखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा जो कि पॉजिटिव में थे उनको मैंने x के साथ नेगेटिव में रख दिया। अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट को, हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उल्टा चल रहे हैं, हम इक्वेशन वापस ला रहे हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या इक्वेशन मिली सॉल्व करने पे, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। फिर हमने देखा कि ये हमारी जनरल फॉर्म होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो नोट करो, हमें एक रिलेशन तैयार करना था। क्या रिलेशन था वो हमारा, ये रहा, हमें ये रिलेशन तैयार करना था। तो इसमें नोट करो क्या दिख रहा है हमें, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है सी बाई ए। तो हमने क्या किया कि भाई इस तरीके से अगर हमें इसके साथ इसका रिलेशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें ए हटाना पड़ेगा जो कि एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है। तो हमने क्या किया, ए को दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो जब ऐसा किया तो अब ए जो इसके नीचे आया वो वाला ए तो गायब हो गया, क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके साथ मल्टीप्लाई करो किसी वैल्यू को या डिवाइड करो वो हमेशा 0 ही होता है, तो वो तो हट गया ए। यहाँ वाला जो ए है, अब पूरे के नीचे ए आ रहा है, तो ऑब्वियस है हम क्या कर, ये एलसीएम निकालने पे ये आया होगा, तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा चल सकते हैं। तो हमने तीनों में अलग अलग ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ए से ए हमने कर दिया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बना बी बाई ए एक्स, और ये क्या बना सी बाई ए इक्वल टू 0। तो फिर हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों को कंपेयर किया। ध्यान से देखो, हमने दोनों को कंपेयर किया। तो नोट करो, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं, इधर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो ये सेम हो गया। एक्स के आगे क्या है, बी बाई ए, और उधर क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा को इक्वल किया बी बाई ए के, तो क्या रिलेशन बना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये माइनस हम चाहे तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट क्या था, सी बाई ए, और उधर कांस्टेंट क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा दूसरा रिलेशन बना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने जाना कि किस तरीके से किसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो हमने जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी तो समझ ली थी कि भाई किसी भी इक्वेशन के फैक्टर करो और उसको सिंप्लीफाई करो। अब जैसे इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या था, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, एक्सरसाइज फर्स्ट है ना इसके 2.2 का। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, तो उसके अंदर हमने देखा कि अरेंज नहीं था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि इसको पहले अरेंज किया जाता है, तो हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं पावर की। तो पावर हमेशा सबसे बड़ी रखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसलिए 6x स्क्वायर, अब देखो ये माइनस 7x है, तो याद रखना हम इक्वल टू के इधर उधर नहीं ले जा रहे हैं इसको, हम इक्वल टू के एक तरफ ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो माइनस 7x है, ये इधर जब आएगा मिडल में तो इसका साइन माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। और ये -3 हम उधर लेके गए, तो इक्वेशन हमारी ये बनी। अब हमने क्या किया, तो नोट करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिया होता है तो फिर उस कोफिशिएंट को पहले कौन देना, रफली, रफ वर्क में, ऐसे नहीं वहाँ शो करना है, रफली 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 3 ज़ा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिससे हमें क्या मिले, -7 मिले। तो मैंने क्या किया, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 6 इंटू 3 किया। तो नोट करो 18 और 1 का अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करूँ तो मेरे को 7 नहीं मिलना, लेकिन अगर मैं 9 और 2 का रिलेशन बनाऊँ तो 9 माइनस 2 करने पे 7 मिलता है। तो इसलिए मैंने 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 किया इक्वल टू 0, और फिर दोनों में पेयर अप किया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, एक अल्फा मिल गया और एक बीटा मिल गया। ठीक है, फिर आगे कैसे करते हैं इसको भाई, जैसे कि हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए रिलेशन होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमने मान ली 3/2 और बीटा हमने दूसरा 0 मान लिया -1/3, ये दोनों जीरोज ही हैं। तो इन दोनों को हमने जब यहाँ सॉल्व किया तो हमने ये डिस्कस किया था कि 3/2 प्लस और अंदर साइड -1/3, इसको सॉल्व किया तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करने पे आया 7/6।
लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, तो नोट करो हमें सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे b क्या है, -7 है, 7 मत बोलना, -7 है, ठीक है, पूरा कोफिशिएंट लिया जाता है। तो यहाँ पे b की जगह -7 रखा, तो फिर देखो बाहर भी माइनस था फॉर्मूले के और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और a क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो ये 6 आ गया। तो देखो दोनों तरफ 7/6 7/6 आ रहे हैं, तो सेम हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट करना था, तो 3/2 जो कि अल्फा है और इनटू में -1/3 जो कि बीटा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बना -1/2। और नोट करो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है, ये देखो, तो यहाँ पे c की वैल्यू -3 रखी और a हमारा क्या था 6, तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/2 आया। तो देखो वेरिफिकेशन हो गया, ये था पूरा, ये पहला क्वेश्चन था। फिर सेकंड में हमने क्या देखा, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें आ रहा था, सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या था कि इसके अंदर नोट करो लिखा हुआ था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जैसे साहब आप सबको है ना देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर कि पहली जो वैल्यू लिखी हुई है, कॉमा लिख रहा है, सब में कॉमा दिख रहा है, तो पहली वैल्यू जो लिख रही है उस कॉमा से वो सम है और दूसरी जो है वो प्रोडक्ट है। यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग समझो, ये बोला है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये रिलेशन काम आएगा। पहला दिया है सम ऑफ जीरोज, तो ये अल्फा प्लस बीटा इनडायरेक्टली क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ही होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे पहला पार्ट क्या दिया है 1/4 जो कि क्या है सम, तो मैंने क्या किया, ये देखो 1/4 यहाँ डाल दिया। फिर -1 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह डाल दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, वैसे तो x² - x/4 -1 लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन चूंकि हमें जनरल फॉर्म लानी होती है, हमें ये जनरल फॉर्म लानी होती है, कौन सी वाली, ax² + bx + c, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया। और जब हमने एलसीएम लिया तो हमें जनरल क्या मिला, तो हमें इक्वेशन मिली 4x² - x - 4 = 0, और 1/4 जो अपॉन वाला 4 है उसको 1/4 लिख के बाहर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको पीछे मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 1-2 क्वेश्चन और किए थे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि डिवीज़न, एक क्यूबिक का थोड़ा रिलेशन हमने देखा था, जो वैसे ज़्यादा काम नहीं आता लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। जैसा हमने क्वाड्रेटिक का डेरिवेशन किया था सेम वैसा ही इसमें होगा। इसमें 3 जीरोज होंगे, इसलिए x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को। तो ये मल्टीप्लाई करना तो तुम्हें आता है, तुम 8-7 से पढ़ते आ रहे हो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें जनरल इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन को जब हम मेन इक्वेशन से, जो कि ये फॉर्मेट होती है, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा बीटा गामा का रिलेशन मिल जाएगा। और याद रखना 3 रिलेशन मिलेंगे, ये तुम्हें टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट किए हुए दिखेंगे डार्क में, बोल्ड में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि डिवीज़न कैसे किया जाता है। जैसे कि चूंकि हम 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने एक बार डिवीज़न चेक किया कि डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन उठाया था हमने, एग्जाम्पल में था x - 1 - x² जो कि हमारा डिवाइज़र होता है। ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है। और मेन इक्वेशन थी 3x² - x³ - 3x + 5, ये हमारा डिविडेंड होता है। तो नोट करो, तुम्हें यहाँ पता चल रहा होगा कि ये डिवाइज़र है जो कि अरेंज नहीं है, ना आपका डिविडेंड अरेंज है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है कि कभी भी कोई है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, भली प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको डिसेंडिंग, उनकी पावर जो होती है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है। तो -x² को पहले लिखा जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है, फिर +x होगा, देखो आगे कुछ नहीं है तो वो प्लस में ही, अंडरस्टूड है ये तो, और -1 को बाद में, तो ये हमारा बन गया gx। इसी तरीके से 3x² है, ठीक है, तो इसको हमने लिखा सेकंड पे, और माइनस है ना कह रहे x³ को हमने लिखा फर्स्ट पे, फिर -3x और +5। फिर हमने यहाँ पे डिवीज़न सीखा था, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनको वापस मैं बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। तो -x² + x - 1, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप उसको अप्लाई किया करो, हमेशा आपका सही जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। -x³ + 3x² - 3x + 5, ये जो मैंने क्वेश्चन थे वो लिखे हैं बस, ठीक है। ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र। अब करना क्या होता है, आपको दिखती बात है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, क्वोशिएंट, क्योंकि क्वोशिएंट मिलेगा उसी से तो आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइज़र को, और जो वैल्यू आएगी उसको नीचे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपने 2 को डिवाइड किया यहाँ पे जैसे 17 में, अब तुम्हें यहाँ पे पहले क्वोशिएंट पता चलेगा, उसके बाद यहाँ की वैल्यू पता चलेगी, तो क्या मिलेगा 2 8 16। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था क्वोशिएंट,
तो जब क्वेश्चन पता होगा तभी तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चीज़ लिखेंगे और हम फिर रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पहले क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन निकल गया तो उसके बाद तो सब हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, -x³, तो इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा -x³, ये मेरा पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या लिखा, -x³। तो मेरा पहला स्टेप क्या है कि डिविडेंड की पहली टर्म हमेशा लिखनी होती है, फिर डिवाइजर की पहली टर्म लिखनी होती है। तो -x³ अपॉन -x², ठीक है। तो दोनों को कट किया, माइनस माइनस कैंसिल हुए, तो रिजल्ट क्या निकला, x। तो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन की पहली टर्म मिल गई मेरे को x। अब इस x को क्या करो, इन तीनों टर्म से, यहाँ पे क्या करते थे हम, ये देखो बच्चों वाली चीज़ है, क्या करते थे कि 8 हमारा क्वेश्चन मिला तो हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर यहाँ लिखते थे। तो बस यहाँ पे बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन की जो टर्म होगी एक, उसको हमें सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए x को हमने x² से किया तो आया माइनस का x³, इसको हमने x से किया तो प्लस का x², इसको हमने -1 से किया तो -x। अब जैसे कि यहाँ पे नोट करो, देखो बड़े सिंपल चीज़ से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 16, अब 16 को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जबकि ये है खुद क्या प्लस में है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका साइन बदल गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी सबके साइन बदल जाते हैं, यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, और माइनस का है प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस में हमेशा सबके साइन सेकंड वेना कह रहे फॉर्मेट के हमेशा एलजेब्रा के साइन बदल जाते हैं पॉलिनोमियल के। तो इसलिए ये प्लस हो गया तो माइनस का x³ और प्लस का x³ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3x² और माइनस का x² प्लस का 2x² हो जाएगा, और माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस 5 एज इट इज़। अब क्या करें, तो अब हम देखते हैं कि पहली टर्म हमारी क्या है। तो अब सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म है 2x² और इधर फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का x², तो ये लिख दिया, x² के x² कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 आया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -2, ठीक है। अब हमने क्या किया था, फिर -2 को इन सब से मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू -x² प्लस का 2x², -2 इंटू x को किया माइनस का 2x, -2 इंटू -1 किया तो प्लस का 2, फिर इन सब के साइन बदले, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और +5 -2 क्या होता है 3, तो ये हमारा आ गया कोशेंट x -2। तो ऐसे नीचे लिख दो QX, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, और लिख दो x -2, और रिमाइंडर हमारा जो आया वो क्या है 3। तो ये हमने कल तक किया था। अब मुझे फटाफट, वैसे ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो मैंने होमवर्क में दिए थे, तो मैं देखना चाहता हूँ किस किस ने ये होमवर्क किया होगा। तो कोई मेरे को बताएगा कि ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसके ज़ीरोज़ क्या निकले थे। कैसे दिया काका, ओ काका कैसे दिया, कैसे दिया, 4x² - 64 = 0। चलो कोई नहीं, नहीं समझ आ रहा है, देख लेते हैं अपन जरा। दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन 2x² - 11x + 14 = 0। अब सबसे पहला स्टेप, अगर x² के साथ कोई कोफिशिएंट दिया हो तो उसको कांस्टेंट के साथ रफली मल्टीप्लाई करो, नहीं दिया हो तो डायरेक्टली कांस्टेंट को ही फैक्टर करो। तो 14 × 2 तो कितना होता है, तो 2 × 14 करते हैं तो ये हमें देता है कितना, 28, और 28 के करने हैं हमें फैक्टर। तो क्या फैक्टर होंगे इसके, तो भाई एक तो होता है 1 × 28, एक होता है 2 × 14 जो अभी हमने देखा, एक होता है 3 में आता है क्या, नहीं आता, तो 4 में आता है, तो 4 × 7, 7 4 = 28, ठीक है। तो अब हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो भाई ये वाला तो कर दो कैंसिल, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये हमें 11 कभी नहीं देगा, ना प्लस करने पे देगा ना माइनस करने पे। अब 14 + 2 पे 16 आता है, और 14 - 2 पे 12 आता है, तो ये भी 11 नहीं देगा, तो बचा क्या,
तो बचा 4 इंटू 7। देखो 4 प्लस 7 करने पे 11 आता है। तो बस क्या करना है हमें, 2x² माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 14 इक्वल टू 0। दोनों माइनस के क्यों रखे समझ गए, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है और दोनों का प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो ऑब्वियस है दोनों ही माइनस में रहे होंगे तभी प्लस हुआ होगा, सेम साइन ही हमेशा जुड़ती है। और इधर साइड प्लस में है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव रहे होंगे। फिर पेयर अप करो, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2x माइनस 7 और यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। तो क्या बना, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आया 2x माइनस 7 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/2 और x इक्वल टू 2। तो देखो ये दो ज़ीरोज़ है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा मैंने, 4x² माइनस 64 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप, ये सेम क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था कल। इसमें क्या करना होता है, जितना कॉमन आ सकता है पहले वो ले लो, क्योंकि मिडल टर्म नहीं है तो यहाँ पे मिडल स्प्लिटिंग वाला काम होगा ही नहीं। तो पहले देखो कि यहाँ पे कितना कॉमन लिया जा सकता है। तो नोट करो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 हाईएस्ट कॉमन आ सकता है। तो 4 कॉमन लेते तो x² माइनस आता है 16 इक्वल टू 0। अब 4 तो हट जाएगा तो बचेगा क्या, x² माइनस 16 इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था कि 4 गया कैसे, 4 यहाँ से कैसे हटा, क्योंकि जब पूरे वैल्यू के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो यहाँ से जब डिवाइड में जाती है इक्वल टू के उधर, तो नोट करो 0 के अपॉन में अगर 4 लिखता हूँ तो मैंने अभी बताया था कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करो किसी वैल्यू को या डिवाइड करो वो 0 ही होता है, तो इसलिए 4 हट गया। अब x² माइनस 16 है तो नोट करो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बनता है a² माइनस b²। तो x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा a माइनस बी